वकालत के शोबे को पाकिस्तान में अमूमी तौर पे किन चैलेंज का सामना? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वकालत में ये है कि हमारे अदालती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। सही तो है, वो तो चाहते हैं कि आप जो बदजन हो जाए और शोबा छोड़ दें। बात कर रहे हैं कि बार आज़ाद नहीं है, बार काम कहीं करती है, आंसरेबल कहीं और होती है। पॉलिटिक्स बार की प्रोफेशनल वकील ही अच्छी कर सकता है। तो देखिए 8 या 10 लोग पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और 3 या 4 जजेस बैठे सर हैं। व्हाई इट कांट बी? आर्मी चीफ जो वज़ीर आज़म लगाता है तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगा सकता? जुल्म हो गया इस इदारे के साथ टू स्टॉप समथिंग कि ये जो अब इन्वेस्टर्स का इलेक्शन हमारी बार में इंट्रोड्यूस हो गया, अगर ये इस तरह चला तो कॉमन वकील तो इलेक्शन में आ ही नहीं सकेगा। तो काम ही रिपोर्ट दर्ज करना है ना, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती क्यों? ये पुलिस का काम ही नहीं है। अब पुलिस का अब सिर्फ सिंध पुलिस का एक काम है, जो पावर में है उसको पावर में रखना। बरादरी का लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज वकील में होनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ लीडिंग एग्जांपल एज अ प्रोफेशनल। बार कोई दुश्मन भी नहीं होती, बार का काम होता है गाइड करना। आपका काम होता है उन्हें बताना कि नहीं सर लीगली तरीका ये होना चाहिए। जिनकी स्टैंडिंग नहीं है जमाली साहब, दे आर नियर टू स्टैंडिंग, और जिनकी स्टैंडिंग नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं भी है, बट जस्ट टू फेम देमसेल्व्स they get into it, they put on the posters, they invest money, और वो एक टिकटॉकर्स बन जाते हैं, फेसबुक स्टार बन जाते हैं, they use it in other means. Everybody wants to run their own business in their own way. आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के पैरेलल नहीं उसके अंडर कर दिया। Sorry to say, but some of the judges are trying to please the establishment. अस्सलाम वालेकुम, आदिल अली आपके सामने एक बार फिर पेश है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमती सतह पे जो भी फैसले होते हैं वो आइन साजी और आइनी माहिरों के बगैर, उनकी राय के बगैर अधूरे होते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आमतौर पर इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से आइनी मैदान में, कानून साजी के मैदान में भी बार पॉलिटिक्स एक बहुत अहमियत है और बार को पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ और मुनफरिद मकाम हासिल है। इस वक्त सुबह सिंध में सिंध हाई कोर्ट में, सिंध बार काउंसिल में, सिंध हाई कोर्ट में, कराची बार में इलेक्शंस का मौसम है, गहमा गहमी है। आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद हसीब जमाली साहब। जमाली साहब एक सीनियर कानूनदान हैं, लगभग कोई 2 दहाइयों से ऊपर इनकी सर्विस जो है वो मौजूद है कानूनी मैदान में लोगों की मुआवनत और उनकी मदद करते हुए। आज इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कानूनी माहिरीन की अपनी जिंदगी कैसे होती है, वो काम कैसे करते हैं, वो लोगों को रिलीफ कैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसीब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम मैनेज किया और आप हमारे शो में तशरीफ लाए। Thank you so much for inviting us, sir. Jazakallah. It's really nice to have you here. Just we go for the formal questions. जरा ये समझाइएगा कि आपको मतलब वकालत एक मुख्तलिफ और मुश्किल पेशा भी होता है। कहते हैं कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, मुआशी बहरान भी आता है, शुरू का टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सीनियर्स की फाइलें उठानी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं है, बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो आपने क्यों सोचा कि आपको वकील ही बनना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you आदिल साहब for having us at your podcast. मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर कुछ चीज़ें विरसे में मिलती हैं और कुछ चीज़ें देख के आप इंस्पायर होते हैं। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे ग्रैंडफादर शौकत अली जमाली साहब, और बचपन से हमने यही देखा कि जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत की और लोगों की मदद की और लोग जितनी उनकी तारीफ़ें करते थे, तो दैट इंस्पायर्ड मी। तो बचपन से ही हमने देखा कि रूटीन घर में कि सुबह में कोर्ट जाना है, वालिद साहब भी इसी तरह देखा, वालदा को भी ऐसे ही देखा कि कोर्ट जाना है सुबह, और वालिद साहब और दादा फिर शाम 7 बजे ऑफिस बैठते थे, तो वो लेट नाइट सिटिंग्स होती थी। तो शायद ऑटोमेटिकली बाय चूजिंग दिस प्रोफेशन हमारे अंदर ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड थी कि जब इस प्रोफेशन का चॉइस की है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लेबोरियस प्रोफेशन, इट इज़ गोइंग टू सीक अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड इंटरेस्ट। तो कभी इस चीज़ से बैक ऑफ नहीं हुए और बड़े इजीली, मैं समझता हूँ लाइक डक इन द वाटर, तो बहुत इजीली इसमें हम सेटल डाउन हो गए। ऑफ कोर्स इट टेक्स एन एफर्ट, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि ये चीज़ के अलावा भी कुछ करना है, तो बड़ा आसान रहा उस लिहाज से। तो सर लेगेसी तो मिल जाती है, बट एक्सीलेंस के लिए रिटेन करना, मतलब उसके लिए एक्सीलेंस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। ये बताएं कि पाकिस्तान में तकरीबन कमोबेश हर शोबे को, हर पेशे को चैलेंजेस का सामना है। आपकी नज़र में, आप एक सीनियर वकील हैं, वकालत के शोबे को पाकिस्तान में अमूमी तौर पर किन चैलेंज का सामना है?
मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वकालत में ये है कि हमारे अदालती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो फिर, क्योंकि वकील भी जो होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, डेफिनेटली तो हम एक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर 20-20 साल एक केस का फैसला नहीं होगा तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, क्लाइंट्स के लिए भी एक तकलीफ दे चीज है, कोर्टों के लिए भी, और स्टेटिस्टिक्स में भी तकलीफ दे चीज होती है। तो मैं समझता हूँ वकीलों के लिए तो अगर बेहतरी हो सकती है तो सबसे बड़ी हो सकती है कि हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स हों। हमारे यहाँ जो केस चलाने के तरीके दिए हुए हैं वो 1908 के बने हुए हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 में अंग्रेजों का दिया हुआ है। अब अंग्रेजों ने अपने इसी सिस्टम में 3 या 4 दफा सीरियस रिफॉर्म्स कर लिए। हम आज तक वही तरीका चला रहे हैं, जबकि हमारी आबादी इतनी बड़ी हो चुकी है, अदालतों पे बोझ बहुत बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। तो लोगों में भी बड़े इसमें तशवीश पाई जाती है, और वकीलों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि देखिए ना, एक सूट डिसाइड होगा तो उसकी अपील होगी। अब वही चीज खिंच रही है, 20-20 साल सूट ही नहीं डिसाइड हो रहा। तो ये जो केस को खींचा लंबा करने वाला मामला है, इसमें बेंच जिम्मेदार है या वकील भी जिम्मेदार है? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि वकील खुद भी केस को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, ताकि जाहिर उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम है ना वो। देखिए वकील को क्लाइंट जब एंगेज करता है तो उसके मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि स्टे मिल गया, इसको एक्सटेंड करें, आप जितना कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर जज बैठा है जो चलाने के लिए तैयार है और वो नो नॉनसेंस जज है, तो वकील भी तैयारी करके जाता है और केस चलाता है फिर। लेकिन अगर उसे मौका ही मिल रहा है बहुत आसानी, देखिए कभी हम भी, जैसे आज सुबह में एक केस था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा, वो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गया, मैं नहीं जा सका। लेकिन फिर मैंने उसकी एप्लीकेशन फाइल की कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ, मैं उधर बिजी था जिस वक्त आपने केस यहाँ टेकअप किया, तो वो रिस्टोर हो जाएगा और चला लेंगे हम। तो कानून में हर चीज के तरीके मौजूद है। लेकिन रिसेंटली हमारी हाई कोर्ट्स में एक मिजाज आ गया है कि बस केसेस को डिसाइड नहीं करना है, बस उनको डिस्पोज ऑफ करना है। अब नंबर्स पे जोर आ गया है, जब नंबर्स पे जोर आ गया तो इंसाफ नहीं होता। फिर सर शायद ऑर्डर्स होना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, लेट्स फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी। बस इस तरह किया जा रहा है। देखिए, जिस जमाने में आदिल भाई हमने वकालत शुरू की ना, उस जमाने में जजेस जो थे वो हमारे सीनियर्स के साथ तो बड़े सख्त मिजाज होते थे, लेकिन जब यंग वकील आते थे तो उसे मौका देते थे। कभी हमें कहते थे फला जजमेंट पढ़ कर आओ, कभी कहते थे नेक्स्ट डेट पे सीनियर नहीं आएगा तो तुम्हें चलाना पड़ेगा, कभी कहते थे कि ये चीज में हमें असिस्ट करो, इसमें ये पॉइंट है। They used to give us leverage as a junior। लेकिन अब जो है बेंचेस, वो मेरे ख्याल से जूनियर्स का वो हाल करती हैं कि वो कोर्ट से निकलने के बाद शायद ये सोचता है कि मैंने सही प्रोफेशन भी चूज किया 5 साल बाद, या मैंने कोई गलती कर दी है। अच्छा, तो ये बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल सही तो है। वो तो चाहते हैं कि आप जो बदजन हो जाए और शोभा छोड़ दें। आजकल हालात कुछ ऐसे ही है कि वो तो ऐसे ही है सर, इमीडिएट डिसमिसल पे कहानी चल रही होती है, दे डोंट लेट यू गो ऑफ। बहरहाल सर ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे वकील हैं, तो वकील एक प्रोफेशन है, फिर सर बार की पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है। एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर एक उसकी अलग शान है, बार पॉलिटिक्स के साथ कुछ और आपकी जिम्मेदारी भी ऐड हो जाती है, फिर वो वकला बरादरी की पूरी कमान भी कंधों पर उठानी पड़ जाती है। बार पॉलिटिक्स में ख्याल कैसे है? देखिए सर, पहले तो ये है चीज के पॉलिटिक्स बार की प्रोफेशनल वकील ही अच्छी कर सकता है, क्योंकि वो वकीलों के मसाइल समझता है। क्योंकि वकीलों के मसाइल जो होते हैं वो मेनली कोर्ट से रिलेटेड होते हैं। जो आदमी प्रैक्टिस में है वो ही उन चीजों को समझ के उसका मदावा कर सकता है, या कोई सोल्यूशन लेकर आ सकता है, या उसके अंदर रिफॉर्म्स कर सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल, जब मैं सेक्रेटरी था 2018-19 में, तो मैंने एक 8 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें मैंने मुख्तलिफ सजेशंस दिए थे सर्विस से रिलेटेड, कि सर्विस के प्रोसेस को हम कैसे इफेक्टिव बनाएं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की मुख्तलिफ चीजें डाली जो अब हाई कोर्ट ने अडॉप्ट करना शुरू की हैं कुछ हद तक। अभी भी उसमें फ्लॉज हैं। आई एम कनेक्टेड विद द IT टीम ऑफ हाई कोर्ट, मैं उनसे अभी भी इन टच हूं। लेकिन उसमें कई सजेशंस मैंने दिए थे जो कि अनफॉर्चुनेटली जजेस की अपनी 5 सीनियर जजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, तो वो 5 सीनियर जजेस की मीटिंग ही नहीं हुई 6 महीने, जिसकी वजह से वो कभी एजेंडा टेकअप ही नहीं हुआ।
तो फिर ये इस चीज़ ने अगर आपको मोटिवेट किया तो फिर एक जब बंदा आता है वो एक डिफरेंस क्रिएट कराता है, क्योंकि बहुत से और भी वकील हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, सबका अपना अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, मैनिफेस्टो होता है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए मेरा सबसे पहला, देखिए मैनिफेस्टो बनाया जाता है वक्त और हालात के तहत। देखिए ये हमारी बार है और बार का मकसद होता है एक्सेलेंस परफॉर्मेंस, लॉयर्स के लिए आसानियां पैदा करना। बायर्स का ये मतलब होता है। अब हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू हुआ है वो अदालती निज़ाम का हुआ है, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का हुआ है, 26वीं तरमीम का हुआ है, सबसे बड़ा जो इशू है हमारा। फिर उसके बाद वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स का इशू है कि वेलफेयर लॉयर्स को कैसे दी जा सकती है। एक वेलफेयर का तरीका ये है कि जो वकील है बार के फंड से पैसे निकाल के उसकी जेब में आप पैसे डालते हैं। क्या ये वेलफेयर है? या तो आप उसको मछली पकड़ना सिखाएं, ये वेलफेयर है? डेफिनेटली आप उसकी ट्रेनिंग करें। आप देखिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक अच्छा काम किया 2023 में, कानून साजी की और उस कानून में लेकर आए कि वकीलों के लिए एक फंड कायम किया जाएगा। उस फंड के साथ साथ उसके ट्रस्टीज बनाए जाएंगे, उसकी मेंबरशिप्स दी जाएंगी। यंग लॉयर्स के लिए एक स्टाइपेंड मुकर्रर किया गया कि सीनियर्स इससे कम इनको तनख्वाह नहीं दे सकते। इसी तरीके से जो हमारे सीनियर वकला सीज कर जाते हैं प्रैक्टिस करना या रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए भी एक फंड बनाने का था और उनको, लेकिन हमारी किसी बार ने भी उसको इन्वोक कराने की कोशिश ही नहीं की। अभी रिसेंटली चंद यंग लॉयर्स की मदद से मैंने उस सीपी को फाइल किया है 23 महीने बाद ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ दिस एक्ट। ना गवर्नमेंट ने एक्ट अपॉन किया, ना हमारी किसी बार ने सिंध की उसको कोशिश की कि इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब हम यंग लॉयर्स के बिहाफ पे ये पिटिशन फाइल करके बैठे हैं कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, एटलीस्ट किसी की इज्जत के साथ और उसकी इज्जत मजरू का ख्याल रखते हुए उसका जो है वो ख्याल किया जाए, चाहे वो यंग लॉयर हो चाहे वो सीनियर सिटीजन लॉयर हो। और देखिए बार का दूसरा मतलब होता है सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ, जो हमारी तरबियत है शहाब सरकी साहब की, आबिद जुबैरी साहब की, मुनीर मलिक साहब की, रशीद रिजवी साहब की, वो है रूल ऑफ लॉ, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लेकिन आजकल तो मसला यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से भी नीचे आके इंडिपेंडेंस ऑफ बार पे आके फंस गया मसला। आपकी बार इंडिपेंडेंट नहीं है इस वक्त। आपकी बार जो है वो काले कोट से वोट लेकर जवाब दे कहीं और हो रही है। तो जब वकील तो जुडिशरी की ढाल होते हैं। 2007 का आपको याद होगा सर, जो सारा हुआ था चीफ जस्टिस का वाकया। जी सर, उसके बाद जो सारी तहरीक चली, जजेस को कितने डिस्पोज किया गया, उनको वापस लाए गए, वो कितनी बड़ी मूवमेंट है। दुनिया भर की बार एसोसिएशंस ने उसकी तारीफ की रूल ऑफ लॉ के लिए। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकेकार लाया गया है सर, उसमें आपने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव का महकूम कर दिया है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन जुडिशरी को आपने जब पॉलिटिशियन से अपॉइंट कराना है सर, तो वो फिर वो न्यूट्रलिटी वो चीजें नहीं हो सकती। आप तो बार की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि बार आजाद नहीं है, बार काम कहीं करती है, आंसरेबल कहीं और होती है। लेकिन मुझे तो ये बता देना, आप माशाल्लाह तसीर कानूनदान है, पाकिस्तान में बेंच आजाद है, इंडिपेंडेंट है? सर देखें, बार के बाद नेक्स्ट स्टेप बेंच पे जाता है। जब ऐसे हालात पैदा होंगे वेयर यू पुट इन अ सिचुएशन कि जनाब हम किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकते हैं, बना नहीं रहे हैं। देखिए अगर सीनियोरिटी का प्रिंसिपल होता ना सर, उसका फायदा क्या होता, एक सिस्टम में एक कंटिन्यूटी होती। एक आदमी को पता होता मैं चीफ बनूंगा, कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, मैं सीनियर जज कब हूंगा, मैं सीनियर प्यूनी कब हूंगा। अब ये सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इज अ टूल ऑफ chaos. Definitely. And that chaos is playing in the hands of the establishment. Now, a lot, sorry to say, but some of the judges are trying to please the establishment. वो नौकरियां कर रहे हैं, तो वो इंसाफ कहां से करेंगे? सर जमाल साहब, ये तो बड़ी मशहूर सी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर जिनके पास भैंस है तो लाठी तो उनकी अदलिया है, वो तो हमेशा अदलिया की लाठी चलाते आए ना, इसमें कोई दुराय तो नहीं है। सर हमने इसी अदलिया में मजबूत लोग भी देखे हैं पास्ट में। हमने देखे राणा भगवान दास साहब जैसे जज भी देखे, हमने जो है वो सईदुज़्ज़मा साहब जैसे जज भी देखे। आप देखिए कि डिक्टेटर एक जो है मुशर्रफ साहब, वो लेकर आए थे LFO, वजीउद्दीन अहमद साहब, he was supposed to be the next chief justice. He had 5 years of service left. 5 years of service left.
he refused to take that oath. तो we have a great history at that. डेफिनेटली, वो तो दो तरफा यहाँ भी वहाँ भी है. हमारे नासिर असलम जाहिद साहब हैं, उन्होंने ओथ रिफ्यूज किया, सईद उज़्मा सिद्दीकी साहब ने रिफ्यूज किया, इन्होंने रिफ्यूज किया. फिर देखें जब ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ थी तो उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के वो सस्पेंड हुए थे. उसके बावजूद आर्टिकल 4 आर्टिकल 8 के अंदर करके, जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से बाहर हैं, हमारी हाई कोर्ट रिलीफ देती थी. सर जब हम प्रैक्टिस में आए ना 2004 में, तो पंजाब से वकील आते थे, जो दोस्त सीनियर्स जो केपीके से आते, इस्लामाबाद से आते थे, वो हमारी हाई कोर्ट के लिए कहते थे आपकी हाई कोर्ट तो जन्नत है, आपके यहाँ तो क्या लीगल डिबेट्स होती हैं, क्या जजमेंट्स आती हैं. और अब क्या है, रिसेंटली मैं एक सीनियर वकील से मिला, इस्लामाबाद के वकील हैं बेस, उनका कराची में दफ्तर होता था. तो मैंने कहा मिर्जा साहब आप आजकल बिल्कुल कराची में मुलाकात ही नहीं होती. कह रहे यार कराची का दफ्तर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा सर क्यों? कह रहे हैं आपकी अदालतें ना फैसले करती हैं ना वो इंडिपेंडेंट कोई काम करती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस ही खत्म कर दी. हमारे सिंध के कई वकील अपने दफ्तर अब दुबई या इस्लामाबाद में खोल के बैठे हैं. वो कहते हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारी कोर्ट से बेहतर हैं. लेकिन अब माशाल्लाह इस्लामाबाद का भी तख्ता हो गया है, डॉक्टर साहब आ गए हैं और वहां पे भी जो हो रहा है वो तो जरा वो उसमें तो हंसी आती है. लेकिन देखिए ना उन 6 जजेस ने भी स्टैंड लिया सर. लिया तो उन्होंने स्टैंड लिया. और तारीख बहादुर के साथ होती है, तारीख हक बोलने वाले के साथ होती है, तारीख बहते पानी के साथ चलने वाले के साथ नहीं होती. लोग उसको याद रखते हैं जिसने आवाज उठाई हक की, जिसने सच बोला. और यही हमारा देखें, हमारा लाइसेंस भी है, हमारा काम भी है, ये हम नेक्स्ट जनरेशन को ये वैल्यूज दें. हम नेक्स्ट जनरेशन को ये वैल्यू ना दें कि भाई वकालत ऐसे ही एक शोभा है, आप जाएं और उल्टे सीधे काम करें और लड़ाई झगड़े करें, ऑर्डर्स लें, बदमाशियां करें, बदतमीजियां करें, काम निकाल लें. ये प्रोफेशन नहीं है. और मैं समझता हूं मेरे छोटे से एक्सपीरियंस में यंगस्टर्स को अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे. जिस दिन उसे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे सर, ये यंगस्टर हमारे से भी आगे निकल जाएगा. मैं आपको एग्जाम्पल दूं, रिसेंटली एक धरना था, एक बच्चा शहीद हुआ था, 3 तलवार पे धरना हुआ, पिछले साल की बात है. मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं, कई बच्चे थे जो गुस्से में थे, उनका दोस्त था, बस ने हिट किया, पुलिस ने ड्राइवर को भगा दिया, बड़ा जुल्म हुआ. सर यकीन माने एक बच्चा लाठी हाथ में लेकर ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा हुआ था. मैं उसके पास गया, मैंने उसे यूं हाथ किया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने लाठी मेरे हाथ में दे दी. मैंने उस लाठी को उठाया, मैंने फेंक दिया. मैंने उससे कहा कोई इशू तो नहीं है? उसने कहा नहीं सर कोई इशू नहीं, काम डाउन. You just need to be a good example. Definitely. Right now there are very far and few good examples. आजकल हमारे सीनियर्स जूनियर से दूर रहना चाहते हैं. वो कहते हैं पता नहीं हमें ही बोल दे, कुछ हमसे कोई फेवर मांग ले, फेवर नहीं मांग ले, कोई बदतमीजी कर दे, कुछ कर दे, तो सीनियर भी अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए. देखिए मसला ये, वो तो आपने मुआशरे में इस वक्त जो, अगर मैं पर्टिकुलरली आपने जो बातें की उनसे मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, यंग लॉयर इस वक्त जिसको आप जेन ज़ी से ताल्लुक है, जो भी कहे, उसका जो माइंड सेट है वो ये बन चुका है कि वकलागर्दी, मैं वकलागर्दी कहना नहीं चाहता, लेकिन आप देखें कि आप यू हैव सेड सर्टेन एग्जांपल्स लास्ट रिसेंटली कि आपने थानों पे धावा बोलना, हल्ला बोलना, रोड ब्लॉक्स करना, एफआईआर्स के लिए पुलिस के साथ प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लड़ाई झगड़े करना. वो अब आप देखें ना कि काले कोट का रुझान और लोगों में इतना बढ़ गया कि वो जिन्होंने आज से 30 साल पहले एलएलबी किया होगा, क्योंकि एलएलबी करना वाज वेरी कॉमन, वो लोग कर लेते थे, वो कभी इनरोल नहीं हुए क्योंकि उनका प्रोफेशन नहीं था. दे माइट हैव हायर्ड इन सम अदर डिपार्टमेंट्स. एलएलबी इज अ डिग्री दे हैड स्टडीड, बट चूंकि डिग्री थी तो अब उनमें भी रुझान पाया जाता है. काले कोट का भरम बहुत ज्यादा हो गया, उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई. वो नाउ द सीनियर पीपल आर देयर ट्राइंग टू गेट एनरोल्ड. ये एग्जांपल्स हैं. तो ये जो आपने रुझान खराब कर दिया, इसके जिम्मेदार कौन? देखिए मैं इधर आपको एक अब ऐसे केस की एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं खुद वकील था. एक बच्चा है, क्या नाम है, शहबाज खासकली, ठीक है. उस बच्चे को वो पीसफुली कहीं पे मौजूद था थाने में, वो इशू पे गया था, पुलिस ने मारा, एफआईआर में भी उसका जिक्र नहीं किया, उसे लावारिस करके उन्होंने हॉस्पिटल भिजवा दिया, छिपा में डाल के, रिपोर्ट भी नहीं किया कि कोई ऐसा इशू है. वो 7 घंटे ब्रेन डैमेज के बावजूद, उसका ब्रेन मैटर भी बह रहा था, उसकी कोई केयर ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ. हमने कोर्ट में बाइसें लगाई, हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया. अब आप समझिए सर, हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी, वो बच्चा वहां मौजूद था जिस वक्त इंसिडेंट. पुलिस एफआईआर काटने को तैयार नहीं. हम थाने गए, हमने एसएचओ से बात की, हमने एसपी से बात की, हमने डीएसपी से बात की. आई वाज देयर.
1 घंटे बाद सिर्फ थाने में वकील खड़े हुए थे, हम लोग, वो पूरा थाना खाली हो गया। पुलिस काम करने को तैयार ही नहीं है, पुलिस काम करने को तैयार ही नहीं है। और बाद में जब मैं एसपी साहब से मिला उस एरिया के, तो जितना उस एसएचओ की ताकत मुझे लग रही थी ना, मैंने मीटिंग में एसएसपी साहब से बोला, मैंने कहा आर यू श्योर सर ये आपका सबऑर्डिनेट है? ही इज नॉट बिहेविंग लाइक योर सबऑर्डिनेट। इज ही डिक्टेटिंग यू? ही इज, क्योंकि वो इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड हो। तो देखिए पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। अब लोग प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें, कि आपने कोर्ट से ऑर्डर भी लिया है फिर भी एफआईआर नहीं कट रही, हमें जाना पड़ा रोड पे। अच्छा मुझे कुछ समझाएं, पुलिस का तो काम है एफआईआर काटना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो तो बैठा हुआ ही वहां पे, जो उनका छोटा मुंशी बड़ा मुंशी हेड जो आपने बैठाया हुआ है, आईओ बैठा है, जो भी एसएचओ, उसका तो काम ही रिपोर्ट दर्ज करना है ना। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती क्यों? सर देखिए ना, आज से कुछ साल पहले एक बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मेरे कजन की ही एफआईआर 3 दिन डिले हुई, जब मैंने फोन किया उसके बाद कटी। वो गरीब 3 दिन गाड़ी चोरी की एफआईआर कटाने के लिए जाता रहा थाने, अब आए तब आए, परसों आए, और ये होता। तो मैंने उनसे पूछा कि इफ्तारी का वक्त, मैंने कहा सर ये क्या पुलिस आपका काम ही नहीं कर रही है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा हसीब बेटा, ये पुलिस का काम ही नहीं है। अब पुलिस का, अब सिर्फ सिंध पुलिस का एक काम है, जो पावर में है उसको पावर में रखना, बस दैट्स इट। और कोई पुलिस का काम ही नहीं है। ये सब तो चीजें ऐसे ही हैं बेकार में, ये दिखाने की चीजें हैं, इनका कोई अभी पर्पस नहीं। पर्पस सिर्फ ये, जो पावर में है उसको पावर में रखना, उसको खुश रखना, उसके ताबे रहना। ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस शुड बी इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग। अब देखिए ना, जब लोग पैसे देके थाने में लग कर आएंगे, कोई किसी पॉलिटिशियन से कनेक्टेड होगा, वो क्या काम करेगा? डेफिनेटली। चीज बताइए कि बार पॉलिटिक्स और जो आपकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप जो भी बार की पॉलिटिक्स कहते हैं कि बहुत डिफरेंट होती है, और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का उससे कोई असर नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता, और सियासी पार्टियों को उसमें इन्वॉल्वमेंट से वो उसको अवॉइड भी करते हैं। दे ट्राई टू रिफ्रेन देम कि आप दूर ही रहें और उसमें ना इन्वॉल्व ना हो। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन जितने भी सियासी लीडर्स हैं, सियासी जमातें, उन सबकी कोई ना कोई वकला तंजीम भी मौजूद है, तो वो बार की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखें 2007 से पहले भी थी, हमेशा से रही हैं, लेकिन कभी जो उन पार्टियों में भी वकील होते थे वो हमेशा अपने काले कोट को आगे रखते थे। लेकिन 2007 की तहरीक के बाद से बहुत से लोगों ने ये समझा कि ये काला कोट बहुत ताकत की चीज है, तो बड़े लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। फिर बड़ी पार्टीज ने भी और दूसरी फोर्सेस ने भी इन्वेस्टमेंट किया कि किसी तरह बाहर को कंट्रोल किया जाए, हमारा नैरेटिव जो हम बिल्ड ना कर सकें वो यहाँ से बिल्ड करवाया जाए। तो एज अ लॉयर, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आबिद साहब का नहीं है, शहाब सरकी साहब का नहीं है, जिससे हमारे लोग रहे हैं। आप कभी किसी से ये कर दें कि ये इससे ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक किसी से नहीं है। वकील की शान ही इंडिपेंडेंस में होती है कि आपने खड़ा ही ओप्रेस्ड के साथ होना है, आपने बात ही हक की करनी है। और बार्स जो होती है ना सर, जो हमें सिखाया गया, बार्स होती हैं एज एन ऑपोजिशन। वो कसीदे पढ़ने के लिए नहीं होती हुकूमत के जी, आप तारीफें करने के लिए नहीं बैठे, वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। अब ये बार्स ने करना शुरू कर दिए, क्यों? पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, बाहर से दूसरे एक्सटर्नल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। वरना तो बार का एक काम होता था, जनाब ये गलत कानून साजी हुई है, उस पे बार में डिबेट कराई जाती थी, डिस्कशंस होते थे, उसके मिनट्स बनते थे, वो हुकूमत को भेजे जाते थे। अब लास्ट ईयर जब 26वीं तरमीम आई तो कुछ 500 लॉयर्स ने रेक्यूजिशन सिंध हाई कोर्ट को जमा कराई कि जनाब ये 26वीं अमेंडमेंट पे डिबेट कराइए, प्रो लोग भी आ जाए, कॉन्स में भी आ जाए, अगेंस्ट भी आ जाए, बिठाएं, डिस्कस करें। डिस्कशन ही नहीं हुआ। They didn't carry it. क्योंकि उन्हें पता था कि वास्ट में नो लॉयर। सर कई लोगों ने, मुझे पता है लास्ट ईयर क्यों वोट दिया था, सिर्फ एक सवाल किया, आप 26वीं अमेंडमेंट के हामी तो नहीं है? मैंने कहा सर कह रहे बस, और तो पूछना ही नहीं है, बिकॉज दे केयर अबाउट द प्रोफेशन। डेफिनेटली। अच्छा आप ये बताएं, आप चूंकि कानूनी माहिर हैं, बहुत से लोगों की आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आम आवाम जो है वो जो आपको सुन सकती है सब, उनको पता ही नहीं 26वीं तरमीम है क्या। कैन यू जस्ट पुट सम लाइट ऑन इट कि है क्या, इसके असरात क्या हैं? देखिए कुछ चीजें तो उसमें अच्छी भी हैं 26वीं तरमीम में, जैसे कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, एज के हिसाब से किया गया कि एज को कम किया गया, वो मैं समझता हूँ बेहतर चीज है। लेकिन
ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका इन्होंने किया है ना कि गवर्नमेंट का वजीर भी बैठेगा, वो भी आपका आदमी है, प्रोविंशियल है, वो भी पॉलिटिशियन है, 2 मेंबर्स जो हैं वो रूलिंग के होंगे, 2 जो हैं वो दूसरे। तो देखिए 8 या 10 लोग पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और 3 या 4 जजेस बैठे हैं। So why it can't be? आर्मी चीफ जो वज़ीर आज़म लगाता है तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगा सकता? आर्मी चीफ वजीर आजम नहीं लगाता, कौन लगाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे नहीं लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पार्लियामेंट लगाती है। तो पार्लियामेंट का नुमाइंदा है ना वज़ीर आज़म। सर वज़ीर आज़म कहाँ से मुंतखब नहीं, होता है? आर्मी चीफ, अच्छा आपने आर्मी चीफ कहना जी, समझा, आपने कहा वजीर। नहीं सर, मैं आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो वज़ीर आज़म में नुमाइंदा है पार्लियामेंट का। देखिए वो तो एक सिस्टम है ना पूरा सा। जुडिशरी को तो आपने एज अ वॉच डॉग रखना है, उसको इंडिपेंडेंट रखना है। आज मैं किसी को कोई फेवर दूं, कुछ करूं, जिंदगी भर उसको मुझसे मंसूब कर दिया जाएगा। कहते हैं ना लॉर्ड डेनिंग, जस्टिस शुड नॉट बी ओनली बी डन बट सीम टू बी डन, कि होना चाहिए It should be prevailing till the end. अब देखिए ना, यहाँ पे जब इतने पॉलिटिशियंस बैठे होंगे, वही पॉलिटिशियंस हमारी कोर्टों में एज पार्टीज पेश हो रहे होते हैं, क्रिमिनल केसेस में भी पेश हो रहे होते हैं, इलेक्शन मैटर्स में भी पेश हो रहे होते हैं। अब आप बताएं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा सर। एक चीज बताइएगा, कभी लास्टली आपने कहा कि बार शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड नॉट बी पार्टी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे ही कुछ पार्टीज ने, कुछ लास्टली हमने मिसालें देखी हैं कि बार्स ने सियासी जमातों की उसको आप प्लीज करना कहें, कुछ भी कि उन्होंने जो है उनकी बिल्कुल ही टेबल पर सजा के उनके जो एजेंडा से उनको प्रेजेंट किया है। अब आपकी 26वीं तरमीम के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। ये बड़ा ही जुल्म और ज्यादती की बात है, मैं समझता हूँ। आपको तो जब आप देखें, जब इस मनसब पे पहुंचते हैं किसी अथॉरिटी के, तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी, द ब्लैक कोर्ट्स। बार का पूरा स्टेज कॉम्प्रोमाइज किया है। तो अब उधर आपने बैठ के एक बड़ी, आपने इस तरीके की चीज को सोच रखना है कि अपनी जाती ख्यालात को पसे पर्दा रखते हुए आप देखें, डिबेट करा लेते ना, आप सिंध हाई कोर्ट बार में डिबेट करा लेते कि जो 26वें अमेंडमेंट के फेवर में वो आ जाएं, जो मुखालिफ है वो आ जाएं, ठीक है ना। अब तनकीद दी जाती है, पहले अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते थे, हर स्पीच में कहा जाता है चंद चेंबर से लोग आते थे। मैं कहता हूँ वो 4 चंद चेंबर्स के नाम बता दो जिनसे लोग आते थे, कहने की बात है। एक साहब ने मुझसे भी रिसेंटली डिबेट की, उन्होंने कहा जी वो चंद 4-5 ही चेंबर से सब जजेस बनते थे। मैंने कहा कोई 3 चेंबर्स के नाम बता दो जिससे 3 जजेस आए हो पिछले 20 साल में, मुझे बता दो। He could not name one। तो ये सिर्फ बातें की जाती हैं कि किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए रियल इशू को। देखें, जिन जजेस के सामने आप पेश हो रहे हैं एज अ लॉयर, या जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आ रहे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जो 5 सीनियर जजेस हैं, दे आर योर बेस्ट जज of your legal acumen, of your legal understandings, of your capabilities as a lawyer, whether you can deliver as a judge or not। Politicians को कैसे पता होगा? Definitely। वो क्या फाइल पढ़ के बताएगा? नहीं सर, कितनी फाइल पढ़ लें, कोर्ट परफॉर्मेंस टेल्स अ लॉट। तो अब वो पॉलिटिशियन जो फाइलें पढ़ के आपके फैसले कर रहे हैं, या आप उनके पास जा रहे हैं, अब तो लोग पॉलिटिशियंस के पास जा रहे हैं, भाई मुझे जज लगा दें, भाई मुझे जज लगा दें। देखिए मैं आपको बताऊं सर, कि मेरे वालिद साहब जिस वक्त जज बने ना, ही गिव अ सैक्रिफाइस। ही वाज वन ऑफ द टॉप अर्निंग लॉयर्स फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। जो भी वजह थी, उन्होंने सीनियर्स के प्रेशर में, अपने मेरे दादा के दोस्तों के प्रेशर पे उन्होंने ज्वाइन किया। सो तनख्वाह थी 17,000 रुपए 98 में जी। It was not about making money. Definitely, what dignity. It was about giving something back to the society. Yes, definitely. But now मेरी वालदा भी जज रही हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट से रिटायर हुई हैं, हाई कोर्ट से रिटायर हुई हैं। माशाल्लाह। मेरी वालदा मुझे रिसेंटली बता रही थी, बेटा पेंशन इतनी आती, जिंदगी में तनख्वाह इतनी नहीं आई थी। Yes, it's true, definitely. तो अब इतना ल्यूक्रेटिव बना दिया है, अब लोग भागते हैं बनने के लिए। And they are spending on it, investing on it, investment हो गई है। अब आप बताइए ना, people सर इतने देते हैं। जुल्म हो गया। Well, sir, coming back. जुल्म हो गया इस इदारे के साथ। ये इस इदारे में वो लोग आते थे जो बेलौस खिदमत, अभी भी अच्छे लोग हैं कुछ, लेकिन वो फार एंड फ्यू रह गए। अब जो लोग आ रहे हैं, या तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। कुछ फैसले मैंने भी पढ़े रिसेंटली 1-2 जजेस के, ऑल्दो वो मेरे क्लाइंट को सूट कर रहे थे, लेकिन पढ़ के मुझे कर्व हो रही थी कि यार ये फैसला हो कैसे सकता है। लेकिन जो जज थे वो 26वीं अमेंडमेंट की पैदावार थे, और जो वकील थे वो उसकी कमेटी का हिस्सा रहे थे। आई रेस्ट माय केस। कुआं की मिट्टी कुआं में लग रही थी ना यार, मतलब जवाली साहब को जुल्म हो रहा है। लेट्स कमिंग बैक टू योर बार पॉलिटिक्स। बार पॉलिटिक्स में एक अच्छा लीडर, वकला बरादरी का लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज वकील में होनी चाहिए?
Sir, first of all, you should be a leading example as a professional. I Yes. think so. Number Yes. one thing कि you should आपकी वो आप जिसे कहते हैं ना एक moral authority हो आपकी लोगों के सामने, वकीलों के सामने. अभी रिसेंटली एक स्ट्राइक हो रही थी हाई कोर्ट में. आपको पता है कई एमएमसीज गए लोगों को उठाने के लिए, और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स कोर्ट में बैठे थे Yes. वो उन एमएमसीज को जानते ही नहीं थे. ऐसा ही वो है. कह रहे हैं आप कौन है, Yes, who you are. and they are elected people, representatives of the bar. So पहली चीज तो बार एक्सीलेंस आपका ये होना चाहिए. दूसरी चीज आपको होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ की बात करना, आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना. जजमेंट्स आए अगर मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो उन पे डिबेट्स करना. बाहर का ये एक मेन काम तो ये होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करे, जो कि आजकल नीड ऑफ द आवर है, जिसपे कि बड़ा स्पेंड किया जा रहा है, बड़ा फोकस किया जा रहा है, बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि दूसरे कामों में वकीलों को लगा दो. मैं आपको बताऊं सर, सुप्रीम कोर्ट बार हमारी बहुत मजबूत बार होती थी. Yes. बहुत मजबूत बार थी. फिर 2016 में आया प्लॉटों का चक्कर. ठीक है, 2016 में आया प्लॉटों का चक्कर. मैंने भी 40 लाख रुपए भरे 2016 में. 2023 में जब बैलेटिंग की गई, प्लॉट बांटे गए, तो हर साल, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, हर साल इलेक्शंस करीब आते थे, अब अलॉटमेंट मिल रही है, अब मुबारक को एलोकेशन लेटर आ गया, अब जनाब वहां पे फीते काट दिए, अब वहां पे दरवाजा लग इलेक्शन गया. का मटेरियल था ना वो तो देखें, आपने रियल मैटर से बार के, रियल इश्यूज से निकाल के आपने बार को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दिया. सर जबरदस्त. आपने रियल इश्यूज से निकाल के आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बना दिया. Sir, divert भाई the आप एक attention. हाउसिंग सोसाइटी बना दो. मैं कई लोगों को कहता हूं, बार है ये, कैफेटेरिया नहीं है समोसे चाय की जगह. अब सीनियर्स बार में नहीं बैठते. मैं जब सेक्रेटरी था, मैं मिन्नतें करता था सीनियर्स की जाके, साहब बार में आके बैठिए. क्यों? जूनियर्स आपसे सीखेंगे ऐसे ही. बैठने का तरीका, बोलने का तरीका. कल को कोई लीगल डिस्कशन पूछना होगा, सर मेरी ये पिटिशन लगा रहा हूं, उसमें ये, वो गाइड कर देगा. वो बच्चा कुछ सीख के उठेगा. ऐसे ही है. जब सीनियर बैठेगा ही नहीं तो क्या होगा? क्यों? सीनियर भी परेशान होने शुरू हो गए कि भाई हमारी इज्जत ही नहीं हो रही. वो अब कहते हैं हम कोर्ट में ही चाय वगैरह मंगा लेते हैं, अपनी बैठ के पी लेते हैं. जैसे अब तो जो सीनियर अच्छे वकील हैं वो तो अपने केस खत्म के बाद अपने दफ्तर में, अपने चेंबर्स में बैठते हैं. दे डोंट सिट इन बार्स. बार्स में अब आपको वो वकील मिलता है माजरत के साथ जो वेलफेयर वाले मामलात में होता है. बस देखिए, वेलफेयर करना भी बहुत अच्छी बात है. मुझे किसी ने बोला कि ये जो शरफ फरीदी साहब हैं, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी दी, कितना नाम पैदा किया. मैंने कहा भाई, शरफ फरीदी का नेम टू फेम was not this housing society. ये तो उनके ट्वाइलाइट ऑफ द करियर में आई थी. इनका नेम टू फेम था कि जब जियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी, जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड थे, इन्होंने जिस तरह बार को रन किया, जिस तरह डिक्टेटर के खिलाफ आवाज उठाई, जिस तरह इन्होंने कोर्ट में केसेस चलाए फंडामेंटल राइट्स के लिए, दैट वाज हिज नेम टू फेम. शरफ फरीदी साहब. लोग समझते हैं सिविल सोसाइटी से वो नाम जाए. भाई सोसाइटी तो सिर्फ नाम रखा गया उनको वो इज्जत बख्शने के लिए. उनका कारनामा तो ये था कि 80s में जब ये डिक्टेटरशिप चल रही थी, तो उन्होंने जिस तरह सिंध हाई कोर्ट को चलाया, और देखिए जब बार मजबूत होती है ना, तो आपकी जुडिशरी में भी मजबूती आती है. डेफिनेटली. लाइक आई सेड, वी आर द शील्ड्स ऑफ जुडिशरी. अब वहां गलत कुछ हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम तो अपना रोल अदा करें जो हम कर रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा ये बताइएगा, अभी आप देख रहे हैं, जब देखा कि मतलब ये तो बहुत एक आप एक एग्जाम्पल सेट करें. इलेक्शन में जाने के लिए यू नीड टू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, गुड फेम, फेस वैल्यू. लेकिन आप देखें कि आजकल 2-3 साल की प्रैक्टिस वाले भी, बस उनके भी पोस्टर्स लगे हुए होते हैं. कोर्ट जो है वो तकरीबन सारा साल ही इलेक्शन के माहौल में होता है. एक आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, एक अपनी तैयारी कर रहा होता है. वो प्रैक्टिस, वो लेगेसी कैरी करना या फिर अपनी फेस वैल्यू बनाना. अब बंदा बंदे को नहीं जान रहा होता, लेकिन मैं आपको लगा आदिल जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट है, फला साहब जो है वो ट्रेजरर बनना चाहते हैं, लाइब्रेरियन, एमएमसीज की तो कतार लगी हुई है, हर बंदा ही कैंडिडेट है. तो क्वालिटी स्टफ कहाँ से आएगा? देखिए सर, ये तो एक अलमिया सिस्टम ने अभी जनरेट कर दिया है, जो सिस्टम जैसे चल रहा है. जिनकी स्टैंडिंग नहीं है जमाली साहब, दे आर नियर टू स्टैंडिंग, और जिनकी स्टैंडिंग नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं भी है, बट जस्ट टू फेम देमसेल्व्स,
they get into it, they put on the posters, they invest money, और वो एक टिकटॉकर्स बन जाते हैं, फेसबुक स्टार बन जाते हैं, they use it in other means. देखें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये फिनोमेना हमेशा से, पहले शायद कम होता होगा, अब शायद ज्यादा हो गया है. देखिए everybody wants recognition in this day and age. Everybody wants to run their own business in their own way. और ये एक एवेन्यू भी होता है आपकी प्रोजेक्शन का. हो सकता है किसी को कोई टिकटॉक की वीडियो देख के उसको वकील कर लेंगे कि यार ये वकील साहब अच्छा लगा, मुझे बोलता अच्छा है, मैं इसको. देखें, these are avenues of advertisement in a way. आप बाहर पॉलिटिक्स में भी बहुत से लोग आते हैं, जीतने के लिए नहीं आते, वो अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं. वो एक अपना तरीका है, वो भी एक सोच है. देखिए, हम उसको नफी नहीं कर सकते उसकी, लेकिन यस, जिस तरह हम बाहर के इलेक्शन में इन्वॉल्व है, मैं अपने आप को भी इस वक्त ब्लेम करूंगा, उससे फिर वर्क इफेक्ट होता है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिटी वर्क की इफेक्ट होती है. मेरा प्रोफेशन इस वक्त इफेक्ट हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई एम मेकिंग अ सैक्रिफाइस इन माई ओन सेंसेस. मैं सोच रहा हूं कि यार आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड फॉर द बार, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग, कि ये जो अब इन्वेस्टर्स का इलेक्शन हमारी बार में इंट्रोड्यूस हो गया है, अगर ये इस तरह चला तो कॉमन वकील तो इलेक्शन में आ ही नहीं सकेगा. वोटिंग जो जिस तरीके से हो रही है, जो तरीकेकार लाए जा रहे हैं, उससे तो मतलब वकील का इस्तेसाल हो गया. वो तो कहेगा मेरा बार से कोई ताल्लुक ही नहीं है. बार एक एलियन बॉडी बन जाएगी वकीलों से चंद सालों में. और रूल ऑफ लॉ तो जो बार का एक हमारा सिंध हाईकोर्ट बार के आदिल भाई 10 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑन ह्यूमन राइट्स. लेकिन अब क्या है, एक केस नहीं फाइल होता, हर चीज में कॉन्ग्रेचुलेशंस निकाल दिया, वेल डन निकाल दिया. अरे बाहर का काम नहीं है, बाहर बी टीम नहीं होती हुकूमत की, बाहर का काम होता है आईना दिखाना. और बाहर कोई दुश्मन भी नहीं होती, बाहर का काम होता है गाइड करना. आपका काम होता है उन्हें बताना कि नहीं सर, लीगली तरीका ये होना चाहिए. आप उन्हें इनवाइट करें, उन्हें डिबेट करें, वकीलों से मिलाएं कि सर दीज आर द रियल इश्यूज एंड दिस इज द रियल आंसर, ताकि उन्हें पता भी चले लीगल वसत हो. क्योंकि देखें, जो हुकूमतों में होते हैं उनके सब मुशीर जो होते हैं वो यस मैन होते हैं. ऐसे ही है, वो जो उनके जिम्मे कहेंगे जी साहब बिल्कुल आपने सही कहा. तो और हम लोग वो होते हैं जो आपको आईना दिखाएंगे. सो वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट वी आर टेलिंग यू द राइट पोजीशन. आप उसको कंसिडर करें. फिर पार्लियामेंट आप हैं, अब जो लॉ बना है, लेकिन डिबेट तो करें ना. कम से कम रात के 12 बजे कोई कानून आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो एक सही भी चीज आ रही होगी तो लोग परेशान हो जाएंगे. रात के 12 बजे उसको लाने का तरीका गलत है. देखिए ना, डिबेट देयर शुड बी राइट वे. 18वीं अमेंडमेंट आई, डिबेट्स हुई, महीनों डिस्कशंस हुए, राइट और रॉन्ग, प्रो एंड कॉन्स में हम नहीं जाते, उसका क्या फायदा हुआ, फेडरेशन को कितना नुकसान हुआ. लेकिन वकीलों को एंगेज किया गया, बार से कमेंट्स मांगे गए, कि सिंध हाई कोर्ट बार से भी मांगे गए, आपका फीडबैक क्या है इसके ऊपर. बिल्कुल सही है. लेकिन अब क्या है, रात की तारीकी में 12 बजे एक अमेंडमेंट आ गई जिससे आपने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के पैरेलल नहीं, उसके अंडर कर दिया. फिर क्या इंसाफ मिलेगा. नसीब से एक बात बताइए कि जब ये आप बात कर रहे हैं बार पॉलिटिक्स, तो बार पॉलिटिक्स जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चलो एक साल तो आपने लगा दिया कैंपेन में, एक साल के लिए आप मुंतखब हो गए, आप आएंगे, तकरीब हलफबरदारी होगी, मुबारकबादें होंगी, मिठाइयां बटेंगी, उसके बाद दोबारा आप इलेक्शन के माहौल में चले जाएंगे, कैंडिडेट अपनी कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे, दोबारा हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे, वही सब मुबारकबादें, गले मिलना सब शुरू हो जाएगा. ये एक साल के अंदर व्हाट इज सो लुक्रेटिव that push you to be elected either secretary, president, whatsoever. मतलब एक साल में ऐसी क्या आपको क्या मिल जाता है, ऐसा क्या बात है? देखिए, पहले तो मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं 2007 से बाहर पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हूं, लेकिन आई ओनली कंटेस्टेड इन इलेक्शन इन 2019. आई नेवर क्रॉस द लाइन, आई नेवर ट्राइड टू टेक अ शॉर्टकट, क्योंकि वी ऑलवेज वर्कड एज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. When I was at this stage, I was working at this level. लेकिन slowly climb किया, सीखते हुए, political maturity के साथ. इस तरह नहीं किया कि अब हर साल इलेक्शन लड़ना. और मैं समझता हूँ, देखिए मैं सेक्रेटरी था सर, एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ पॉपुलर सेक्रेटरी. कोविड आया, मैंने वकीलों के लिए किया, गवर्नमेंट से पैसे लिए बगैर, वकील दोस्तों की मदद से 55 लाख रुपए जमा किए. 55 लाख रुपए वकीलों में तकसीम किया. आपने नहीं देखा होगा किसी वकील का नाम. मैंने और हमारे सदर ज़ियाउल हक मखदूम साहब, हमने पूरी बार पूरे साल अपनी जेब से चलाई या दोस्तों की जेबों से चलाई. बार का 1 रुपया एक फंक्शन पे, एक इवेंट पे खर्च नहीं किया हमने.
चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की हो, चाहे वो एनुअल डिनर हो, चाहे वो मुशायरे हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टैक्सेशन, लॉ, बैंक, जो कुछ किया हमने बाहर का 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो तरीका तो ये बाहर का रुपया तो अमानत होता है। अब ये मैच्योरिटी पे टाइम आती है। अब जो है एक बिजनेस की तरह बाहर की उसको मॉडल को देखें, जब इन्वेस्टर पैसे लगाएगा तो वो कल को एक्सपेक्ट करेगा ये जो मेरा सदर आ रहा है ये मुझे कोई 4 ऑर्डर भी लेके देगा। देखिए ना, ये जैसे थाने में आपने एसएचओ लगवाया, काम लेंगे उससे आप, जो पॉलिटिशियन लगवाएंगे। इसी तरह अगर वो यहाँ पे कुछ सदर लगवाएंगे उससे काम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी है ही नहीं, तो हम इस चीज से बरी जमा होते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये समझता हूं, और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैं रेपुटेशन के खिलाफ। मैं सेक्रेटरी था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पॉपुलर सेक्रेटरी था। बहुत से लोगों ने कहा आधा पीरियड कोविड में चला गया, रिपीट करो। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार का मॉडल बहुत अच्छा लगता है। वंस यू आर इलेक्टेड एट अ पोजीशन यू कैन नॉट रिपीट। ऐसा ही है। अच्छा, ये यू बिकम अ प्रेसिडेंट, यू कैन नॉट रिपीट। यस, ये होना ये चाहिए। हसीब साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे, माशाल्लाह, वो मैं उसका मैं जवाब आपसे बड़ा तरीके से सुनना चाहूंगा कि देखिए वकीलों में कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका बड़ा फकदान पाया जाता है। आप प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म को उनके अंदर इंडल्ज करने के लिए उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, उस पर मुझे अभी तक कहीं से भी किसी भी तरफ से कोई खातिर खा काम नजर नहीं आया। आई माई सेल्फ हैव बीन इन कोर्ट्स, मैं कोर्ट्स में होता हूँ, मैं उनकी यूनिफॉर्मिटी देख रहा होता हूँ, मैं सीनियर लॉयर्स को देख रहा हूँ। आई नो इट्स अ रशी वर्क, आपको धूप में खड़े होना होता है, आपको सायादार दरख्त शायद न मिले, आपको भागदौड़ करनी पड़ती है, आपको अपने अटायर का ख्याल न कर। लेकिन बात यह कि पीपल लुक एट यू एज अ डिग्निफाइड पर्सनालिटी। आपका, आपके बोल चाल का लहजा, आपका लबो-लहजा, आपका अंदाज, आपकी पर्सनालिटी, इट टेल्स ऑल अबाउट यू इन द ओपन मार्केट रादर इन द कोर्ट रूम। इस कैपेसिटी डेवलपमेंट पे, स्किल्स पे, कॉम्पिटेंसी पे बार्स क्यों इतना कोई फोकस नहीं है? सर देखिए, एक तो दुख की बात यह सबसे पहली कि हमारी बार्स यंगस्टर्स को सिर्फ इलेक्शंस में यूज करना चाहती हैं, ठीक है ना, ईंधन बना दिया आपने। और दूसरी एक और चीज भी है, और ये तो पुराने टाइम से ही चले आ रही है, बहुत से सीनियर्स होते हैं जो अपना स्किल ट्रांसफर नहीं करना चाहते। इनसिक्योरिटी, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी। लेकिन देखें, मैं अपने उस्ताद की एग्जांपल दूंगा, आबिद सुबैरी साहब की। फ्रॉम डे 1 ही थ्रू अस, मी एंड उमर लखानी, इन द डीप वाटर। पहले दिन जब मैं दफ्तर गया हूं, मैं लॉ स्टूडेंट था, मुझे इतनी मोटी फाइल पकड़ा दी, रिजॉइंडर बनाओ। और मुझे ये नहीं पता था रिजॉइंडर क्या होता है। मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ होता क्या है, क्यों? जिम्मेदारी दी। अब देखें, 2 चीजें होती हैं। पहले तो मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं, ये जो पैशन है ना, ये बाहर से आप टीली नहीं लगा सकते। ऐसे ही, ये इग्नाइट अंदर से होगा। ऐसे ही। तो पहले तो एक प्रोफेशनल वकील बनने के लिए आपने अपनी जान पूरी मारनी है। यंग लॉयर्स को मैं कहता हूं, कहते हैं सीखने का मौका नहीं। मैंने कहा बेटा, लाइब्रेरी कितनी देर बैठते हो रोज? जजमेंट्स रोज कितने पढ़ते हो? कोर्टों में अच्छे जजेस की आप कितनी, सलाउद्दीन पंवर साहब की कोर्ट है जस्टिस, जुनेद गफ्फार साहब जस्टिस की कोर्ट है, फैसल कमाल साहब जस्टिस की कोर्ट है। बैठो, देखो कैसे आर्ग्यू हो रहा है, वहां केस लॉ कैसे डिस्कस हो रहा है, क्या सवालात होते हैं, क्या मिजाज, यही है ना प्रैक्टिस। ऐसे ही है। तो पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर वकील पे अपने ऊपर है कि वो जाए और अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद मेहनत करे, नंबर 1। फिर रोल आता है बार का। बार का रोल है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स करवाना, डिग्रीज के। हमारी बार्स खाने खिलाने में लगी हुई है। That was my question. अब बार्स का देखिए, जब मैं सेक्रेटरी था, हमने बैंकिंग की ट्रेनिंग कराई, बैंकिंग लॉज में, हमने टैक्सेशन लॉज में, और ऐसे ही नहीं किसी चलते फिरते वकील को लिया, प्रेसिडेंट ऑफ द टैक्स बार, सीनियर जज को लेकर आया, बैंकिंग के उसके अंदर करना। और अब ये मेरे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है कि मैंने सिंध भर में जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराना है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें वो माहौल मिले, उन्हें वो समझ बूझ मिले, उन्हें ये ना लगे कि लॉ पढ़ के हम वकील बन गए, उन्हें लगे कि अब लॉ पढ़ के वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोफेशन ऑफ लॉ, बिकॉज एजुकेशन इन लॉ एंड देन प्रैक्टिसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। और ये हमने भी यही देखा कि लॉ कर तो लिया लेकिन आपको कुछ नहीं आता। मैं समझता हूँ दैट यू जस्ट रीच द स्टेट ऑफ जीरो। तो यंगस्टर्स को मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है, रोज एक जजमेंट पढ़ो, रोज 2 घंटे किसी अच्छे जज की कोर्ट में बैठो, 2 घंटे, और 1 महीने बाद अपना मुहासबा करो
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप सिर्फ वो देखें कि आप में चेंज क्या है। आपको लगे कि ये मखदूम अली खान साहब ने केस चला है, इसका केस नंबर ये है, आप ब्रांच में जाओ, उस ड्राफ्ट की कॉपी लो। अगर आपको सीनियर नहीं मिला, मैं बता रहा हूं, आप कॉपी लो, पढ़ो कैसे ड्राफ्ट किया, लिखा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखे हैं उसमें, ग्राउंड्स कैसे लिए उसमें फैक्ट्स को फॉर्मुलेट कैसे किया। ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना करोगे उतना आपका स्किल सेट इंप्रूव होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। तो पहले तो यंगस्टर्स को दिल बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि देखिए यस, बहुत से लोग कहते हैं सर फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, बड़ा मुश्किल है, और वो सही कहते हैं, वो सच कहते हैं। लेकिन आप अगर अच्छे इस तरीके से कोर्ट में करना शुरू हो जाओगे, देखिए छोटी सी एग्जांपल देता हूं, लोग कहते हैं फेस वैल्यू। आज आदिल साहब आप एक अदालत में रोज आधे घंटे बैठना शुरू हो जाओ, यस, जब एक साल बाद उसी कोर्ट में आप कोई केस लेके खड़े होगे ना, द जज विल बी फेमिलियर विद योर फेस की यार इसको तो बहुत देखा हुआ है, ये बच्चा कोई अच्छा बच्चा है, तो मुझे कोर्ट में रोज दिखता है, यस, ये लिख रहा होता है, पढ़ रहा होता है। वो आपको लेवरेज देगा, डेफिनेटली, वो आपको मौका देगा, वो आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा। और आपने एक अदालत में बस एक अच्छा केस चलाना होता है, एक, जिंदगी भर वो जज आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि यार आई एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम दिस बॉय, ही इज अ गुड। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने मेरे ऑफिस के यंगस्टर्स को, कुछ को जो है, जिसमें मुजम्मिल जलवानी साहब भी शामिल है, अमाइकस अपॉइंट किया एक बड़े ही पेचीदा इशू में। और जब जजमेंट लिखी सलाउद्दीन पवर जस्टिस साहब ने, तो उसमें उस बच्चे की तारीफ की और वो रिपोर्ट कराया। अब सोचे ना, वो बच्चा कहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल चला गया। तो जजेस को भी ऐसे बिहेव करना है कि सॉफ्ट स्पोकन हो, मौका दे। और ये बाहर का काम है ना, इन्फोर्स करवाना। ऐसे ही है, बाहर बोले तो सही, बाहर अगर बस मत पूछे मुझसे कि क्या बोले। just a very quick and short question from you के I just have to wrap up। आप जो बातें कर रहे हैं वो एक आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त तमाम तरह जो सीनियर नजर आते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो, तो जितने भी जूनियर्स वो आ रहे होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं जस्ट टू लेट देयर कैंपेन गो थ्रू। वो ऐसे माहौल में जहां वकील, जूनियर वकील, यंग लॉयर जो इसमें स्वैग टाइप माइंड का आदी हो चुका है, एक भरमबाज कल्चर का आदी हो चुका है, उसको आप इस सारे सिस्टम से हटके किस तरह से अपने मैसेज थ्रू पुश करेंगे कि भाई आप फॉर क्वाइट अ वाइल, चले ज्यादा नहीं, फॉर क्वाइट अ वाइल इस सब को छोड़ें, जो कहा मैं प्रैक्टिस आप पढ़ के आए, फील्ड को देखें, ये इसके किस तरह उनको आप अटेंशन करेंगे? सर मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे ऑफिस में 30 बच्चे हैं, ठीक है, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हुआ कि मेरे ख्याल से सिंध का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका कोई बच्चा मेरे पास ना हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर, these boys and girls tell me कि just being in my company they've changed, their mindset has changed. You just need one good example. देखें, सारे वकील सियासत में नहीं आते। अरशद तैयब अली साहब हैं, जाहिद इब्राहिम साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अनवर मंसूर खान, अब तो इतनी सियासत नहीं करते अनवर साहब, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं जो सियासत में नहीं आते। तो आप कोर्ट में बैठे हैं, सीखने का बहुत मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यही है, चंद वकील होते हैं जो हिम्मत करते हैं सियासत करने की, और हम जैसे जो प्योर सियासत कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स वो तो और भी कम हो गए हैं। लेकिन वी नेवर गिव अप। आपको पता है सर, इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो यंगस्टर्स कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। कई सीनियर्स हैं वो गिव अप कर चुके हैं सिस्टम पे, लेकिन यंगस्टर्स में उम्मीद है। मुझे आके पूछते हैं कि सर आप आएंगे तो ऐसे करेंगे ना, आप आए। मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, मैं इन बच्चों को मायूस ना करूंगा। और बड़ी जिम्मेदारी है भारी। देखें, ये अदालतें ठीक चलेंगी तो इनका फ्यूचर है, वरना तो मैं ये सोचूं ना, मेरा बेटा भी इस प्रोफेशन में आ सकता है या नहीं कल को? यस, वो तो ये काम ही नहीं कर सकेगा। अब मैं एक और बात भी बताऊं सर, सॉरी टू कट यू सर, मेरा ही छोटा भाई है मोहम्मद नजीब जमाली, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, मुझसे 1 साल यंग छोटा है माशाल्लाह। वो प्योर प्रोफेशनल है, वो सियासत में नहीं है, वो रोज दफ्तरों में बैठ के अपना काम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब वकील सियासत में होते हैं। देयर इज स्टिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड जिंदगी में आदमी को ऑप्टिमिस्टिक नहीं, मैं सियासत को बुरा नहीं समझता, हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ सियासत एक वक्त, एक लेवल आने के बाद करें, शुरू में अपनी एक्सीलेंस को ध्यान दें। नहीं, ये अपनी जगह जरूरी है, लेकिन देखें, आजकल के दौर में यंगस्टर अपने हुकूक के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीनियर्स ने उनके लिए बोलना ही छोड़ दिया, सीनियर्स ने उन्हें यूज करना शुरू कर दिया। तो वो गरीब क्या करे? वो
कहीं तो उसको अगर मैटर अपनी चलाना है रोएदाद, तो वो भी काम अपनी चलाना है। रोएदाद कहीं पेश करेगा ना सर, वो भी कहीं बोलेगा। अगर वो भी खामोश हो गया तो गरीब चंद सालों में वो प्रोफेशन को खैर बात कह के कहीं और बैठा होगा। जवाली साहब वो एक शेर का मिसरा है, कहता है पता नहीं कि नहीं नाउमीद सा की अपनी कष्ट वीरा से पता नहीं क्या है, इसका इख्तिताम करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस Thank you so अपॉर्चुनिटी सर। नाज़रीन, हमेशा की तरह वो कहते हैं कि एक बात मैं जमाली साहब की बात से कनेक्ट करूंगा कि देयर वुड बी नो वन टू लाइटन यू। मेरी अपनी किताब में भी दर्ज है कि मोटिवेशन नामी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको मोटिवेशन हासिल करने के लिए, कुछ करने के लिए मोटिवेशन किसी और थर्ड पार्टी से लेनी है तो मेरा ख्याल है कि आप कुछ ना ही करो तो बेहतर है। अगर आपका मकसद, आपका पर्पस आपको नहीं जगाता, फिर मॉर्निंग इज नॉट एक्साइटिंग यू, आपका पर्पस आपको फायर नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि आपका पर्पस और मकसद दोनों ही गलत है। यू शुड रीविजिट योरसेल्फ। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।